तुम्हें अपनी पत्नी पर जरा भी विश्वास नहीं है। जब पति पत्नी में विश्वास ही ना हो तो ऐसे रिश्ते को कायम करने का क्या फ़ायदा। हाँ, तुमने सही कहा रेखा कि रिश्तों में विश्वास ना हो तो उस संबंध को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी अलग होना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन देखना एक दिन तुम पक्का पछताओगे। कुछ दिन पहले की बात। सुधीर, मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि पहले तो तुम अपनी बातों को मनवाने के लिए तरह तरह के उदाहरण निकालते हो, इसकी तारीफ उसकी तारीफ करते रहते हो। अरे बाबा रेखा, मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे भाषण दे रही हो? ज़्यादा बनो मत, तुम भी जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अरे रेखा, बस यही कह दिया ना कि सर्दी पड़ रही है, आज नहीं कल से शुरुआत करेंगे। पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हारा यह बहाना सुनती आ रही हूँ। एक तो तुम खुद जाने को तैयार नहीं हो, ऊपर से मुझे मेरी फ्रेंड श्वेता और उसके पति के साथ जाने से इनकार कर देते हो। ले देकर वही तो मेरी एक सहेली है यहाँ पर। और सुमित जी को पूछो ही मत, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे हैं। काश ऐसा पति सभी को मिले। अच्छा, एक बात पूछूं, आखिर तुम्हें जलन किस बात की है? तुम्हें मुझ पर कोई शक है क्या? जो पत्नी रेखा की बातों को बीच में काटते ही सुधीर बोल पड़ा। बस बस, बातों को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। तिल का पहाड़ बनाना कोई तुमसे सीखे। चलो, मान गया तुम्हें, माफ़ कर दो मैडम साहिबा। अब चलो, अब से कोई आलस नहीं। कल से हम दोनों रोज पक्का चलेंगे। अब सो जाओ और मुझे भी चैन से सोने दो। अगले दिन सुधीर पहले से ही रेडी था। अब चलो रेखा, अब तुम ही लेट कर रही हो। अरे बस बस बस, हो गया। रेखा के किचन समेटने के बाद दोनों निकल पड़े उनके एरिया के बने बहुत बड़े पार्क में। सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और रेखा एक बीमा कंपनी में काम करती है। दोनों अच्छा खासा वेतन पाते हैं। सुख सुविधा के हर साजो सामान से घर पड़ा है। ऑफिस दोनों ही अपनी अपनी कार से आते जाते हैं। शरीर का थोड़ा बहुत व्यायाम हो जाए और पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे से बातचीत का अवसर मिल जाए, इस उद्देश्य से दोनों रोज ही घर से लंबी सैर के लिए निकलते हैं। अब सुधीर को पान खाने का भी शौक था। शहर की चर्चित पान की दुकान, आपस में बातचीत करते कब करीब आ जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। पति के साथ रेखा भी मीठा पान खाने की आदी हो गई थी। दोनों के विवाह को 3.5 साल हो चुके थे। सुधीर के माता पिता घर में नन्हे बच्चे की किलकारियां सुनने को बेचैन हैं, किंतु वे दोनों ही अपने करियर में हैं व्यस्त। ऊंचाइयों को छूने की महत्वाकांक्षा मन में पाले हुए हैं। सुधीर पिछले कुछ अरसे से रेखा को अपनी नौकरी बदलने के लिए जब तब कह देता है। अब हमें अपने परिवार की योजना बनानी चाहिए रेखा। यह तुम भागदौड़ वाली नौकरी छोड़ दो, इसमें काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है। कहीं किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी का प्रयास कर दो। पता है, टीचिंग लाइन में माहौल भी अच्छा सभ्य मिलता है और छुट्टियां भी काफ़ी मिल जाती है। सुधीर की इस सलाह का आशय रेखा भली भांति जानती है। यह भी अच्छी नौकरी है और फिर मेरी रुचि का काम भी है। यह दूसरी नौकरी क्या आसानी से मिल जाएगी? लगी लगाई बढ़िया नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश के लिए भागदौड़ करना क्या सही होगा? रेखा के सवाल पर सुधीर ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा। लेकिन रेखा, सारा दिन पुरुष के साथ डील करना। सुधीर के मन की बात भांपकर रेखा बीच में ही बात काटती हुई बोली। अच्छा ठीक है, इस बारे में सोचूंगी। इंसान की प्रकृति भी विचित्र होती है। जीवन साथी के रूप में उसे एक पढ़ी लिखी आधुनिका पत्नी की भी कामना होती है और साथ ही वह नौकरी पेशा अच्छा वेतन पाने वाली पत्नी की भी उम्मीद करता है। और वह यह भी चाहता है कि उसकी पत्नी घर परिवार का पूरा ख्याल रखे, घर के हर सदस्य की ज़रूरत पर तुरंत हाजिर हो। किंतु इंसान के भीतर की परंपरावादी सोच औरत को अपने कार्य क्षेत्र में पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को भी सहजता से पचा नहीं पाती। सुधीर की पुरुषवादी मानसिकता
रेखा के व्यावसायिक संबंधों को लेकर जब तब सचेत हो जाती। जब कभी रेखा कार्य की अधिकता के चलते घर देर से वापस आती तो सुधीर के दिल व दिमाग पर संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगता। रेखा के समक्ष उसकी वाणी तो मौन रहती, किंतु आंखों और चेहरे के अप्रिय भाव कई सवाल पूछते प्रतीत होते थे। रेखा के नाम अगर कोई भी पोस्ट आता तो सुधीर पहले पढ़ता, उसके फ़ोन कॉल्स के बारे में जानने को उत्सुक रहता, ऑफिस के मामलों में रेखा से कैफियत मांगता रहता। ऐसे मौक़ों पर रेखा तिलमिला कर रह जाया करती थी। वह सोचती थी कि आज के दौर में व्यक्ति को खुले दिमाग का अवश्य होना चाहिए, पर प्रत्यक्ष वह सुधीर के हर प्रश्न का सटीक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाएं शांत कर देती थी और अपनी मधुर खिलखिलाहट से वातावरण को हल्का फुल्का बना देती थी। एक बात पूछूं, सुधीर, तुम इतने शकी क्यों हो? उसके घुंघराले बालों में प्यार सी उंगलियां फिरती हुई वह कह उठती थी। अरे रेखा, सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। सुधीर उसे बाहों में भींचकर कह उठता था। तब रेखा का तन मन खिल उठता था। उस रात दोनों टहलते बातें करते जा रहे थे। तभी सुधीर का मोबाइल बज उठा और वह फ़ोन पर बात करता चला जा रहा था। पति के पीछे पीछे चलती रेखा पति के साथ कदम मिलाकर चल नहीं पा रही थी, क्योंकि जल्दबाजी में आज वह पुरानी चप्पल पहनकर आ गई थी। दौड़कर पति के साथ कदम मिलाने के प्रयास में ठोकर खाकर गिरने को ही थी कि उसकी चप्पल ही टूट गई थी। सुधीर अभी भी कान पर मोबाइल लगाए अपनी ही धुन में आगे निकल चुका था। रेखा ने पति को पुकारना चाहा, किंतु पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने काला अंधकार छा गया था। रेखा के चेहरे को किसी ने कपड़े से कसकर ढांप दिया था और जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाकर कार दौड़ा दी थी। रेखा ने हाथ पैर मारने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ। उसके हाथों पैरों को भी बांध दिया गया था। लाचार और भयभीत रेखा का दम घुटने लगा था। बेबस छटपटाहट से वह कुछ ही देर में सुध-बुध खो बैठी थी। उधर सुधीर स्तब्ध खड़ा रेखा को यहाँ वहाँ देख रहा था। परेशान होकर दौड़ता हुआ घर वापस आया और वहाँ भी रेखा को न पाकर उसके हाथों के तोते ही उड़ गए थे। वह अनजानी आशंका से भयभीत हो पुनः उसी रास्ते पर दौड़कर आया और राह चलते लोगों, आसपास की दुकानों पर पूछताछ करने लगा, किंतु कोई फायदा न हुआ। घर वापस आकर परिचितों, रिश्तेदारों तथा मित्रों से फ़ोन पर पूछताछ करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। सारी रात आंखों ही आंखों में कट गई। पौ फटते ही अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। सुधीर ने लपक कर फ़ोन का रिसीवर कान से लगाया और परेशान हो उठा। रेखा के अपहरण की जानकारी देते हुए अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में एक बड़ी रकम की मांग की थी। साथ ही सख्त शब्दों में धमकी भी दी गई थी कि अपहरण की भनक या जानकारी पुलिस को नहीं लगनी चाहिए, वरना पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। पूरा घर सहम गया था। चुपचाप पुलिस को सूचना देते ही पुलिस तुरंत सक्रियता से छानबीन में जुट गई थी। अपहरणकर्ता रेखा को ले तुरंत शहर से सटे एक गांव में आ गए थे, जहां एक आलीशान कोठी निर्माणाधीन थी। उस कोठी के ही एक खास कोने में रेखा को लाकर रख दिया गया था। उस निर्माणाधीन कोठी की हिफाजत और देखभाल के लिए नेता का एक खास कृपा पात्र, जो दूर के रिश्ते में नेता का साला लगता था, रात में सोने के लिए आता था। कभी कभार उसके साथ पत्नी और बच्चे भी आते थे। रेखा को वहीं छिपाकर अपहरणकर्ता खुद निडरता से फिरौती की रकम के लिए फ़ोन करने के बाद उसके मिलने की प्रतीक्षा में थे। कोठी के मालिक का उन लोगों पर वरदहस्त था। अपहरणकर्ता इसलिए भी बेफिक्र थे कि बंधी हुई बेबस चिड़िया आखिर यहाँ से कैसे कहीं भाग जाएगी। इसी सोच के चलते वे रेखा की तरफ से लापरवाह थे। सुधीर दुखी परेशान मन से पत्नी की सकुशल वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रात बीतने का एक प्रहर अभी शेष था। तभी रेखा ने घर के मुख्य द्वार की घंटी बजा दी। सुधीर ने दरवाज़ा खोला। बदहवास रेखा को एकाएक सामने खड़ा देख वह दंग रह गया था। आश्चर्य मिश्रित हर्ष से उसका चेहरा खिल गया था।
रेखा की रुलाई फूट पड़ी थी। डरी सहमी रेखा पति की चौड़ी सीने से लगी रोती बिसूरती बोली, सुधीर, उन अपहरणकर्ताओं ने मेरी खूबसूरत डायमंड की रिंग और कानों की कीमती टॉप्स निकाल लिए। सुधीर ने पत्नी की आंखों में झांका। सिर्फ रिंग और कानों के टॉप्स ही गए? वह तो अच्छा हुआ उस दिन मैंने अपना 2 तोले का चैन गले से उतार कर सोनार को बनने के लिए दे दिया था, क्योंकि उसकी लड़ियाँ टूट गए थे। रेखा अपनी ही रो में बोली जा रही थी। गले में पहना होता तो वे निर्दयी उसे भी उतार लेते। रेखा ने सरलता से पति को देखते व्यथित मन से कहा, किंतु सुधीर की आंखों में उभरे विचित्र भावों को वो देखकर चौंक गई थी। सास ससुर की आंखों में भी प्रश्नों की जिज्ञासाएं थीं। केस खुद ब खुद सुलझ गया था, इसीलिए पुलिस ने भी राहत की सांस ली। रेखा ने अपनी स्वयं घर वापसी की घटना घर के सदस्यों को कह सुनाई थी। रात को उस खंडहर नुमा कोठी में एक महिला ने मुझे वहां बंधा हुआ देखा। पहले तो वह हैरान हुई, फिर उसने शायद किसी से फ़ोन पर बात की और कुछ ही देर बाद मुझे बंधन से मुक्त कर तुरंत वहां से भगा दिया। उसने ही मुझे पैसे भी दिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। मेरी आपबीती सुनकर उस महिला ने मुझे बताया था कि कोठी के मालिक उसके रिश्तेदार हैं। उसने मुझे हिदायत दी कि मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी ना करूं। उस महिला ने वहां से भागने में मेरी मदद करते हुए कहा था कि तुम यहाँ बंधी रही हो, इस बात का जिक्र कहीं नहीं करना। चुनावों का वक्त है, कोठी के मालिक की साख पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। चुनावों का माहौल ना होता तो तुम यहाँ से जा नहीं सकती थी। इस वक्त चुनाव की चिंता है उन्हें बस। रेखा की सकुशल वापसी से सास ससुर खुश थे। बेटा, पुलिस की मदद से बहू के गहने तो उन लुटेरों से वापस ले लो। रेखा की सास को बहू के गहनों की चिंता सता रही थी, किंतु रेखा को गहनों से अधिक अपने घर वापसी प्रिय लग रही थी। रेखा तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी उस अंधेरे नरक से वापसी की। उन बदमाशों की कैद में क्या क्या अनर्गल विचार, कैसी कैसी आशंकाएं उठती थी उसके मन में, याद कर वह सिहर उठी थी। भयंकर अट्टहास के साथ रेखा ने उन बदमाशों के इरादे भी सुने थे। यार, अब की बड़ा हाथ मारा है, कमाई तो अच्छी होगी ही, फिर यह इतनी खूबसूरत है कि बस खूब मज़ा आ जाएगा। यह कहकर उन्होंने रेखा की तरफ देखा तो वह कसमसा उठी थी। हाथ पैर बंधे थे, आंखें भी ढकी थीं। अपने समीप उन बदमाशों की पगध्वनि सुनकर रेखा सहम गई थी और अपने सर्वनाश की कल्पना कर उसने आंखें जोर से भींच ली। अरे, मज़े फिर ले लेना, इस काम के लिए तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन इसके घर वालों ने पुलिस को इतला कर दी है, इसीलिए आज की रात तो पहले हमें अपनी जान बचानी है। कल जैसा जी में आए करना। तीनों की सम्मिलित हंसी गूंज गई थी और उसी रात रेखा उस अजनबी औरत के कारण घर वापस आ सकी थी। रेखा सही सलामत अपने घर वापस आने पर खुश थी, लेकिन घर का माहौल जैसे उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सुधीर का बदला व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था। वह रेखा से कुछ खींचा खींचा रहने लगा। रेखा का बिना फिरौती दिए खुद ही घर वापस आ जाना उसे अस्वाभाविक लग रहा था। सिर्फ जेवर लेकर ही अपहरणकर्ता खुश हो गए? क्या रेखा उनके पास सही सलामत रही होगी? सुधीर के प्यार की गर्माहट समाप्त होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन सुधीर की उदासीनता और उपेक्षा से रेखा दुखी और निराशा रहने लगी। इसी बीच ऑफिस के काम के दौरान उसे जबरदस्त चक्कर आ गया था, सिर घूम गया था। शायद खाने पीने की लापरवाही से ऐसा हो। यह सोचकर वह कैंटीन की ओर बढ़ गई, किंतु जैसे ही कौर उठाकर मुंह में डाला तो उबकाई का उसे एहसास हुआ और वह उल्टी के लिए टॉयलेट की ओर भागी। इसके बाद तो रेखा निढाल सी हो गई और ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चली गई। रेखा का शक सही निकला। लेडी डॉक्टर ने उसे गर्भवती होने की गुड न्यूज़ सुनाई। रेखा का तन मन खिल उठा। वह सुधीर को यह खुशखबरी सुनाने को आतुर थी। अब सुधीर का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा हो जाएगा, यह जानकर कि वह पिता बनने वाला है, खुश होगा। रेखा मन ही मन विचार करती घर पहुंच गई थी। रेखा की आशा के विपरीत सुधीर पिता बनने की बात जानकर स्तब्ध रह गया। उसके विचित्र हाव भाव उसके भीतर छिपी बेचैनी को बयान कर रहे थे।
तुम तो कहती थी उन बदमाशों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर? कहकर उसने रेखा का हाथ जोर से झटक दिया था और फिर बकवास बकना शुरू कर दिया था। सुधीर ने रेखा से और अधिक दूरी बना ली थी। वह पति के समीप जाने को होती तो सुधीर रेखा पर कठोर नज़र फेंक कर उसके समीप से हट जाता। और एक दिन सुधीर के मन में छिपी बेचैनी उसके अधरों तक आ ही गई जब उसने कड़े लहजे में कहा, उनका बच्चा यहाँ इस घर में नहीं पलेगा। रेखा यह सुनकर अबाक रह गई थी। पत्नी से दूरी बनाता सुधीर इन दिनों किसी अन्य स्त्री के समीप जा रहा था। रेखा दिल पर पत्थर रख चुपचाप बर्दाश्त करती रही थी। सुधीर के मन में चल रही उथल पुथल का वाणी से खुलासा आज हो गया था। वह रेखा के साथ संबंध तोड़ देना चाहता था। सुधीर की इच्छा को अपनी नियति मान रेखा छटपटा कर रह गई थी और आखिर में उसी मायके लौट आना पड़ा था। समय गुजरता गया और वह एक स्वस्थ व सुंदर शिशु की मां बन गई। पुत्र को आंचल में समेट फूली नहीं समाई थी वह, किंतु सुधीर की अनुपस्थिति एक टीस बनकर उसे तड़पा गई थी। इसके बाद कुछ माह बाद ही सुधीर ने रेखा को तलाक दे दिया और फिर दोनों नदी की दो धाराओं की तरह अपनी अपनी राह बह चले। रात्रि को रेखा को सुधीर की यादें सताती और वह उसके साथ के लिए तड़प उठती, तो कभी मन में प्रतिहिंसा की ज्वाला भड़क उठती। समय सरकता जा रहा था। रेखा अपनी नौकरी और पुत्र की परवरिश में व्यस्त थी। नौकरी में उसकी लगन और काम के प्रति निष्ठा से उसे तरक्की मिलती जा रही थी। पुत्र अथर्व भी दिन पर दिन बड़ा हो रहा था और उसके नैन नक्श और चेहरा हूबहू अपने पिता सुधीर पर जा रहे थे। बेटे का चेहरा देख रेखा के मन में उम्मीद का दिया जल उठता कि काश सुधीर एक बार अपने बेटे को देख लेता तो उसका संदेह पल भर में ही दूर हो जाता। किंतु सुधीर से संपर्क टूटे तो अरसा बीत चुका था। होशियार अथर्व स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करता और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आ गया था। उच्च श्रेणी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता अथर्व स्कॉलर था। उसके कॉलेज में छात्रों की प्लेसमेंट के लिए विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनी शुरू हो गई थी। अथर्व भी किसी उच्च स्तरीय कंपनी में नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। रात में सोने से पहले उसने अपनी माँ रेखा से कहा था, मम्मी, कल सुबह मुझे कॉलेज 7 बजे से पहले पहुँचना है और रात को भी देरी हो जाएगी घर वापस आने में। पता नहीं कब तक इंटरव्यू चलते रहें। अगले दिन अथर्व लिखित परीक्षा देने में व्यस्त हो गया और एक के बाद एक चरण पार करता हुआ वह अब इंटरव्यू के लिए अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा में था। अपना नंबर आया जानकर अथर्व ने आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश किया। इंटरव्यू लेने के लिए 6 सदस्यों की टीम भीतर मौजूद थी। सभी की दृष्टि अथर्व के चेहरे पर जमी थी। अथर्व को अपलक निहारते और प्रबंध निर्देशक के चेहरे की समानता को देख टीम के दूसरे सदस्य चकित थे। अथर्व कुछ असहज हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। तुम्हारा नाम अथर्व सुधीर वर्मा है, क्या तुम्हारे 2 नाम हैं? एचआर अधिकारी उसके डिटेल को देख बोला, सर, मेरा नाम अथर्व और पिता का नाम सुधीर वर्मा है। रिक्रूटर ऑफिसर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, मानो कह रहे हो कि चेहरे के साथ साथ नाम में भी समानता है। हमारे सर का नाम भी सुधीर वर्मा है। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे पिता? प्रबंध निर्देशक ने अथर्व की फाइल को सरसरी नज़र से देखते हुए पूछा। सर, अपने पिता के बारे में मैं अधिक नहीं जानता। इतना कह अथर्व पका गया, फिर संभल कर बोला, सर, मेरे माता पिता वर्षों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैं अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि होश संभालने के बाद उन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। और तुम्हारी माँ? एमडी वर्मा के सवाल में जिज्ञासा थी, किंतु व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर एचआर अधिकारी और अफसर ने शिष्टतापूर्ण आपत्ति जताई। सर, व्यक्तिगत प्रश्न का नौकरी से क्या लेना देना? छात्र की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछने ही बेहतर होंगे। एमडी वर्मा के कान में फुसफुसाते एचआर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप लोग जो चाहे पूछ लें। प्रबंध निर्देशक ने टीम से आग्रह किया और स्वयं उठकर रेस्ट रूम में चले गए।
अथर्व ने सभी प्रश्नों का शालीनता से जवाब दिया और धन्यवाद तथा अभिवादन करता बाहर आ गया था। टीम के सभी सदस्य प्रबंध निर्देशक से सवाल कर रहे थे। सर, यह लड़का क्या आपकी रिश्तेदारी में है? इसकी शकल सूरत और उपनाम आपसे मिल खाते हैं। हमें तो यूँ आभास हो रहा था कि आपका जुड़वा ही हमारे समक्ष बैठा था, मानव संसाधन अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सहायक टीम की बातें सुन प्रबंध निर्देशक वर्मा के तेजस्वी चेहरे का ओज बुझ गया था, लेकिन अथर्व का चयन एक प्रथम श्रेणी की बहुराष्ट्रीय कंपनी में हो गया था और अपने मित्रों के साथ वह खुशी के उन पलों का आनंद ले रहा था। मम्मी को पहले खबर दे दूं, यह सोचकर अथर्व ने तुरंत फ़ोन कर माँ को अपने चयन की सूचना दी। मम्मी, हम सब दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खाना खा लेना। उसका स्वर अचानक थम गया क्योंकि सामने एमडी वर्मा खड़े थे। वह अपलक अपनी प्रतिमूर्ति को देख रहे थे। मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अथर्व से कुछ पूछते। अतः बिना कुछ कहे वे अपने रूम की ओर बढ़ गए। पूरे दिन की थकावट के बाद भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर करवटें बदलते रहे। अगले दिन सुबह अथर्व के घर जाने के लिए निकल पड़े थे। घर का पता अथर्व की बायोडेटा फाइल से नोट कर लिया था। रास्ते भर विचारों में लीन रहे। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन पुत्र की इच्छा उन्हें बेचैन किए रहती है। अथर्व को देखकर उनकी इच्छा और अधिक बलवती हो उठी है। अथर्व के घर पहुंचकर सुधीर वर्मा ने दरवाजे पर लगी घंटी को कांपते हाथों से बजा दिया था, पर यह करते समय उनके कदम लड़खड़ा गए थे। दरवाजा रेखा ने खुला था। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रह गए थे। सुधीर के अधर कांपे, किंतु बोल नहीं फूट सके। रेखा की आंखों में आश्चर्य मिश्रित हर्ष के भाव थे। शायद अपनी वर्षों की अभिलाषा के पूरे होने के मौके की यह खुशी थी। कब से रेखा को सुधीर के पदचापों की प्रतीक्षा थी। कब से उसकी राह देखती यही सोचती आई थी कि एक बार सुधीर से अवश्य उसका सामना हो जाए। बिना किसी भूमिका के उसके अधरों पर प्रश्न आ गया, आज यहाँ की याद आपको कैसे आ गई? रेखा के स्वर में छिपे व्यंग को समझ सुधीर सकपका गया था। कल मैं अपने बेटे से मिला। अथर्व को देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कितना होनहार है मेरा बेटा, सुधीर भावावेश में बोल रहा था। आपका? आज वह आपका बेटा कैसे हो गया? रेखा का स्वर ऊंचा हो गया था। अतीत में जिस पुरुष को कसमें खा खा कर मैं विश्वास दिलाती रह गई थी कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु के पिता होने का, और वह निर्दयी विश्वास नहीं कर सका था। संदेह के कीड़े ने उसका विवेक हर लिया था। वह आज कैसे उसे अपना बेटा कह सकता है? रेखा के मन में तभी से पति के प्रति कहीं न कहीं प्रतिहिंसा की ज्वाला धधक रही थी, और आज सुधीर के मुख से पुत्र मोह की बातें सुन रेखा के तन बदन में आग लग गई थी। अथर्व सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसकी पिता भी हूँ। आज वह सुधीर के सामने भावनाओं में बहकर दुर्बल हरगिज नहीं बनना चाहती थी। आज वह अपने मन की भड़ास निकाल लेना चाहती थी। आप बहुत पहले ही अपने संदेह और बेबुनियाद शक के कारण अपनी पत्नी और अजन्मे शिशु को त्याग चुके हैं। अब वह सिर्फ मेरा बेटा है। बेहतर होगा आप अब यहाँ से चले जाएं और हमारे हाल पर हमें छोड़ दें। अब अथर्व बड़ा हो गया है। आपकी सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होगा। आपका अपना एक परिवार है, आप उसे संभालिए। मुझे माफ़ कर दो रेखा। सुधीर के स्वर में पश्चाताप और निराशा स्पष्ट थी। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? धीमे स्वर में बोली रेखा, अचानक उग्र हो उठी। अगर आपके बेटे की शकल सूरत आप पर ना होती तो क्या वह आपका बेटा ना होता? जरूरी नहीं है कि बच्चों की शकल सूरत हूबहू माता पिता से मिलने लगे, तो क्या ऐसी स्थिति में उनके जन्म पर संदेह करना होगा? कुदरत ने मेरी सच्चाई को सही साबित करने के लिए ही शायद मेरे बेटे के चेहरे को हूबहू उसके पिता से मिला दिया है। किंतु सुधीर वर्मा, तलाक के बाद अब हमारे रास्ते अलग हैं। आप जा सकते हैं।
सुधीर निढाल सा लड़खड़ाते कदमों को जबरदस्ती खींचता घर से बाहर आ गया था। सुधीर के विदा होते ही रेखा की आंखों से आंसू बह निकले थे। जिस पति को देखने मिलने के लिए वह वर्षों से बेचैन थे, वही आज उसके सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। किंतु आज उसके प्रति रेखा की भावनाएं वर्षों पहले वाली नहीं थी। रेखा के भीतर धधकती सालों की हिंसा की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो चली थी। शायद उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।